गुड मॉर्निंग। आप सबको आवाज ऑडियो वीडियो आ रहा है? एक बार जरा बताइएगा तो। ऑडियो वीडियो आ रही है आप लोगों को क्लियर? कुछ नेटवर्क का इशू दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ऑल क्लियर। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, पता नहीं क्यों होता है कब कभी। अभी सब क्लियर है ना? चलिए आज मुगल खत्म करते हैं और कल से हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे, ठीक है? हाँ, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विथ। ठीक है, तो बस एक सेकंड। हाँ भाई, राम राम, जय भीम। अच्छा, ये छूट गया था। जय भीम। श्रेया, चलिए आज मुगल को खत्म करते हैं, ठीक है? मुगल ही होगा ना आज लास्ट, तो आज मुगल को क्या करते हैं हम लोग, खत्म करते हैं। एक सेकंड, जरा मैं पीडीएफ जो है ये कर लूं, क्या बोलते हैं। तेजी से खत्म करेंगे, ठीक है? मुगल को बहुत तंग आ गए मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया से, अब जल्दी से खत्म किया जाए। चलिए, आज इधर कुहासा इतना था ना। आप लोग की तरफ ठंड कैसी है जी? इधर तो बवाल काट के रखा है ठंड, हरियाणा में। और जो हम लोग का ऑफिस है ना गुरुग्राम, तो वो ग्रामीण इलाके में है, मतलब तो मुगल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुगल, ठीक है? अब मुगलों का स्थापत्य वगैरह देखना, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। ऐसा करें आज जल्दी से इसको खत्म करके मॉडर्न इंडिया आज ही शुरू कर दें क्या? सर यहाँ पर भी बहुत, सिवान में, अच्छा सिवान में भी बहुत ठंड है। ठंड तो है ही, ठंड का क्या ही कीजिएगा। और ना जानते हैं स्थिति क्या है, सर्दी हमको ना एलर्जी जैसे सर्दी हो गया, क्यों? क्योंकि ना ठंड से आते हैं जैसे यहाँ इतना सफोकेशन होता है सुबह सुबह। यहाँ 8:30-9 बजे के बाद एसी शुरू होता है चलना, तो उस बीच ना इतनी गर्मी होती है ना, ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम रहता है, फॉर्म रहता है, सारा ऑक्सीजन लगता है वही सोख के रखता है। जैसे अभी मुझको गर्मी लग रही है, और ना इस तापमान के अंतर के कारण मेरा ना सर पकड़ लेता है, और सर बहुत दुख रहा है, मतलब सुबह सुबह बहुत दुखता है जो है सर। देख लेते हैं है कितना। ज्यादा नहीं है, ठीक है? और समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें, जितना था सब खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग ना शुरू करते हैं, ठीक है? गर्म पानी, हाँ बात तो सही बोले आप, गर्म पानी पीने से कुछ हो जाएगा। सही बोले, गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए, हम लोग तेजी से आज का खत्म करके होगा तो कोशिश करेंगे आज ही जो है मॉडर्न इंडिया खत्म करें, ठीक है? हाँ, डॉक्टर से मिले थे ना, तो शशि तो हमको बोला था कि थोड़ा नींद बढ़ाइए आप, आपका जो है ना वो कम लेते हैं आप नींद। कुछ भी करते हैं तो भी 1 डेढ़ मिनिमम बच जाता है, कितना भी फास्ट फास्ट करते हैं तो। 7 बजे तो क्लास खत्म करते हैं, अब 7 बजे पे खत्म क्लास करेंगे, और 7 बजे शुरू होता है 7 AM पे आप लोग का ही। उसके बाद
फिर दूसरे दिन का प्लानिंग, दूसरे दिन का पूरा पीपीटी वगैरह एडजस्ट करने में, कौन सा क्लास का पीपीटी टाइप करके हमको दिया है, कौन सा हमको खुद बनाना है। उन लोगों को क्या है, बोलते हैं सर ये वाला नहीं हो पाया, आप देख लेना, फोन करके बोल देता है, अब देख लेना तो हो गया, देख लेना। अब पूरा रात में बैठ के देखो। चले, केंद्रीय प्रशासन, ये क्या है, मुगलों का केंद्रीय प्रशासन की बात हो रही है, ठीक है। तो मुगलों का केंद्रीय प्रशासन नहीं, बल्कि कोई भी राजतंत्र में जो प्रशासन के सर्वोच्च पे होता है वो कौन होता है, वो किंग ही होता है ना। अब उस किंग को सुल्तान बोल लीजिए, बादशाह बोल लीजिए, महाराजा धीराज बोल लीजिए, महाराज बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, पर केंद्रीय प्रशासन में, राजतंत्र में, मोनार्की में हमेशा ऊपर कौन होता है, किंग होता है। अब उस किंग को जो भी बोलना हो, बादशाह जो भी बोलना हो, ठीक है। बादशाह, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता, इस्लाम का संरक्षक होता था, ठीक है। आप लोग को बताए थे ना एक बार पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम एक वाहिद ऐसा धर्म है, इकलौता ऐसा धर्म है जिसने क्या किया कि सभी धर्म उद्भव होने के बाद किसी न किसी राजाओं के संरक्षण में गए, कि राजाओं को कन्विंस करते थे आप मेरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, और फिर वो राजा जो है स्वीकार कर लेता था, फिर वो राजा की जिम्मेदारी होती थी उस धर्म को बढ़ाने की आगे। ये हिंदू धर्म ने नहीं किया। क्यों नहीं किया हिंदू धर्म ने? क्योंकि हिंदू धर्म का किसी एक दिन उद्भव नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति के द्वारा उद्भव नहीं हुआ, जो कि अब उसको फैलाने के लिए संरक्षण चाहिए, धीरे धीरे उद्भव हुआ है साउथ टू नॉर्थ। और बाकी जितने भी थे, चाहे वो कौन थे, चाहे वो जैनिज्म हो या फिर बौद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इन सब ने ऐसा किया। लेकिन इस्लाम ने एक अलग रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? कि धर्म तो ठीक है, छड्डो मारो गोली, किसी राजा के संरक्षण में जाएंगे। क्यों जाएंगे राजा के संरक्षण में? खुद ही राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करते हैं। इसीलिए जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया था, तो वो ना सिर्फ इस्लाम के सबसे बड़े धर्म गुरु थे, बल्कि वो मदीना के क्या थे, हेड भी थे, मदीना रियासत के हेड भी थे ना। तो यानी इस्लाम का शासन के साथ डे वन से ही नाता जुड़ गया था, ठीक है। बताए थे एक बार ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वकील। वकील को याद रखिएगा, ये जो वकील है इसको वकील मुतलक भी कहते हैं, पर वकील सब जुड़ा हुआ और वकील सबसे हम लोग फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि वकील वकील बोलते हैं, पर ये वकील वो उस वकील में अंतर है ना। पर जो शब्द पहले से सुने रहते हैं उसको याद करना आसान होता है। तो बादशाह के ठीक नीचे जो होता था अमित शाह, वो कौन होता था? वो वकील होता था, ठीक है। ये सारे अधिकारियों को, नीचे के सर्वोच्च सभी अधिकारियों को नियुक्त करना, हटाना, ये सारा काम यही देखता था। हाँ, इसके ऊपर बादशाह होते थे, पर बादशाह क्या होता था कि जो बादशाह एक्टिव है, शासन में दिलचस्पी लेता है, तो वो भी ऐसा काम करता था। लेकिन बाकी जैसे बाद के जो आराम शाह निकल गए, सबको आराम फरमाने लगे, तो वो सारा काम किस पे छोड़ देते थे? वकील पे। यार तुम देख लो, ठीक है। तो ये सब की नियुक्ति, पदच्युत, जितने अधिकारी थे सबका, दीवान वजीर, दीवान या वजीर, दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था। दीवान शब्द का हमेशा से जो मतलब रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री समझ लीजिए, देखता था। और मीर बख्शी क्या होता था? सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन होता था? देखिए सर्दी हो गई, मतलब क्या बोलते हैं इसके अंतर से, तापमान के अंतर से। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, मतलब कमांडर इन चीफ, सेनापति जो मान लीजिए होता था, ठीक है। बाकी इसके पास प्रांतीय प्रशासन, दीवाने आरिज के समस्त अधिकार होते थे। मीर बख्शी का जो पद है किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। आप पढ़ाते समझ नहीं आता है, राजीव कुमार। चलिए सुनिए, मुगल काल में जो सर्वोच्च होता था शासन प्रशासन का, वो राजा होता था या बादशाह होता था। और हम बताए सिर्फ मुगल काल में नहीं, बल्कि जहां भी मोनार्की है, राजतंत्र है, वहां सर्वोच्च राजा ही होता है। और राजा सब चीज का हेड होता है। उस वक्त सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि शासन के 3 अंग पॉलिटी में पड़े होंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का हेड कोई और होगा, न्यायपालिका का हेड कोई और होगा, विधायिका को कोई और हेड होगा। ये व्यवस्था, उस वक्त सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर पहली बार कौन सुझाया था कि होना चाहिए? मोंटेस्क्यू ने सुझाया था, एक दार्शनिक हुए थे, ठीक है।
तो उस वक्त केंद्रीय प्रशासन का हेड सब कुछ होता था, सर्वोच्च न्यायदाता, सेनापति, कमांडर इन चीफ भी होता था, इस्लाम का संरक्षक भी होता था। इसके ठीक नीचे जो पद होता था वकील का होता था, जो सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक, समस्त जितने भी मंत्री हैं सबकी नियुक्ति वकील ही करता था। उसके बाद दीवाने वजीर, दीवान या वजीर, तो दीवान से समझिए, दीवान से जानते ही हैं, दीवान राजस्व विभाग के हेड को कहते हैं। उसके बाद मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन था? जो मुगल सेना था उस सेना का हेड, कमांडर इन चीफ क्या था, उसको मीर बख्शी कहते थे। और मीर बख्शी ये पद कब शुरू हुआ? ये पद शुरू किया गया था अकबर के समय में। इसमें क्या समझ में नहीं आया राजीव, बताइए, जहां समझ में ना आया बोल दीजिएगा। हाँ, अगर यही है कि कुछ समझे में नहीं आता पढ़ाते क्या हो, तब तो बात खत्म है। होता है कई बार, सारे टीचर सबको सूट थोड़ी करते हैं। चलिए, उसके बाद हुआ प्रधान काजी। तो काजी जो होता था, वो काजी क्या होता था? न्यायाधीश होता था। ठीक है, ये सिर्फ मुगलों के समय में नहीं बल्कि इसके पहले दिल्ली सल्तनत के समय भी जो काजी था वो न्यायाधीश को काजी ही कहते थे। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश। इसके अलावा इसको कई बार काजी उल कुजात भी बोल दिया जाता था कि काजी उल कुजात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानून के अनुसार करता था। फौजदारी मुकदमे मतलब जिसमें कि मारपीट, फिजिकल डैमेज क्या हो, जुड़ा हुआ हो। आज भी चलता है दो तरह का मुकदमा, फौजदारी और दीवानी। पैसे का लेन देन हो, इस तरह का जो समस्या है वो दीवानी है, और जो मारपीट का मामला फौजदारी दिखता है। ठीक है, और ये इस्लामी कानून के अनुसार दिखता था, चोरी किए तो हाथ गया। मुहस्सिब, मुहस्सिब शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्य का निरीक्षण करता था। यानी मुहस्सिब जो था, अभी हम आप लोग को पहले भी बताए हुए थे एक बार कि मुहस्सिब जो होता था ना, वो क्या करता था? मोरल पुलिसिंग का काम करता था। मोरल पुलिसिंग मतलब कि जनता इस्लामी कानून के अनुसार जीवन जी रही है कि नहीं, महिलाएं हिजाब बुरखे में है कि नहीं, ये सब देखता था कि प्रजा नैतिक रूप से शरीयत के अनुसार जीवन जी रही है कि नहीं। ये मुहस्सिब का कार्य था। इसी कार्य को औरंगजेब ने क्या किया, जो मुहस्सिब को ही जिम्मेदारी दे दिया क्या एक्स्ट्रा, कि तुम मंदिरों का लिस्ट बनाओ, किन किन मंदिरों को तोड़ा जाना है। मुहस्सिब की ही जिम्मेदारी थी। मुहस्सिब अभी तक क्या काम कर रहा था औरंगजेब के पहले तक? मॉरल पुलिसिंग बोलते हैं इसको, वो करता था कि देखता था कि जनता शरीयत कानून के अनुसार जीवन जी रही है कि नहीं, सिंपल। औरंगजेब ने इसी मुहस्सिब को एक जिम्मेदारी दी क्या, कि मंदिरों का लिस्ट बनाओ जिसको तोड़ा जाना है। फिर ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड लिस्ट बनाया, इनफैक्ट बहुत खतरनाक लिस्ट बनाया कि इस इसको तोड़ा जाना है, इसके मलबे को यहाँ फेंकना है, सब कुछ, क्योंकि महाराठी को, बादशाह को देना था क्या, हिसाब। और अभी कई बार मुकदमे में ना मुहस्सिब के द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट भी पेश किए जाते हैं। चलिए, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य मुहस्सिब को ही सौंपा गया था। देखिए, सारे याद नहीं करने हैं लेकिन कुछ कुछ तो याद करना ही है ना। ठीक है, सद्र उस सद्र या प्रधान सद्र, ये धार्मिक मामलों का हेड होता था, दान संपत्ति दायित्व विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, सद्र उस सद्र। अब इसमें क्या समझा दें कि सद्र उस सद्र, और इसमें समझाने को लंबा चौड़ा स्टोरी हो सकता है लेकिन फिर फायदा क्या है? आप लोग को सीधा सीधा पूछेगा सद्र उस सद्र कौन होता था, तो धार्मिक मामले का हेड होता था, दान विभाग का हेड होता था। उसके बाद क्या, मीर समय, ये क्या करता था? ये शाम के समय या दिन के समय कब क्या खाना बनेगा वो सब चेक करता था। ठीक है, ये शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का प्रबंधक होता था। ये देखता था क्या सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट में क्या मिलना है। कल जो पीडीएफ क्लियर दीजिए, पीडीएफ कल का क्लियर नहीं है। पीडीएफ तो वही है जो कि हम यहाँ पढ़ाते हैं, इसी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देते हैं और चला जाता है। तो क्या बोलते हैं, आप लोग को पहले भी बताया है कि जो पीडीएफ है ना, उसको आप लोग मोबाइल में ना डाउनलोड करके लैपटॉप में कीजिए। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो दोस्त दोस्त का लैपटॉप मांग लीजिए उधार, और नहीं तो अपना ये तो है ना, क्या बोलते हैं, नेट कैफे है ना, वहां जाइए, डाउनलोड करवाइए या करिए और फिर प्रिंट आउट ले लीजिए। हरम के बारे में बताइए। हरम कुछ नहीं, जिसको अंतःपुर बोला जाता था ना एंशियंट इंडिया में, उसी को हरम बोला जाता है। जहाँ पे की सारी बेगमें रहती हैं उसको हरम बोला जाता है। ठीक, इसके लिए जो एंशियंट इंडिया में शब्द था वो शब्द था अंतःपुर, अंतःपुर। इसी के लिए जो शब्द आया वो आया हरम, क्योंकि एक साथ कई बेगमें रहती थी ना, मतलब सैकड़ों, कई बार हजारों, तो फिर उसको हरम बोला जाता है। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था
ठीक, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बस इतना सा जान लीजिए। ये होता ये था कि ये पहले तो ये सिस्टम इंडिया मध्य एशिया में प्रचलित था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंडियन ये भी शामिल था। अब ये क्या था, दशमलव पद्धति पर आधारित था, जो 10 से लेके 5000 चलता था। अभी सुनिए क्या होता था। मनसबदार में क्या होता था, जैसे कि अभी है कोई प्यून बना, कोई क्लर्क बना, ठीक, और कोई क्या बना, हेड क्लर्क बना, कोई ग्रुप बी ऑफिसर बना नॉन गजेटेड, फिर कोई गजेटेड ग्रुप बी बना, फिर कोई ग्रुप ए बना, ठीक है, ऐसे ऑफिसर होते हैं। तो इन सब का वेतन भी तय होता है, वेतन मान भी तय होता है, और आप वेतन मान से भी पता कर सकते हैं कि ये किस पद पे होगा। ठीक वैसे ही ये जो अधिकारी सब थे, मनसब दिया जाता था इनको 10 के अनुपात में, ठीक है। 10, किसी को 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, इस तरह कर करके 5000 तक के मनसब होते थे कि ये कितना बड़ा अधिकारी होगा। और जिस हिसाब से जितना मनसब दिया जाता था इसको, उसी अनुपात में उसको सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। जैसे 10 वाले को बहुत कम रखना पड़ता होगा, 5000 वाले को बहुत ज्यादा रखना पड़ता होगा, बस ऐसे समझिए। और इसको सेना के खर्चे भी खुद ही करने पड़ते थे, और बाद में जब बादशाह को सैनिक की जरूरत होती थी तो ये लोग सैनिक सप्लाई करते थे, ठीक है। दशमलव पद्धति पर आधारित थी, 10 से लेकर 5000 तक दिया जाता था मनसब। मनसब का आशय व्यक्तियों से है जो राजकीय नौकरी में थे। ये एक समेकित व्यवस्था थी जिसमें सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे। मनसब से यह आशय था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवाएं देनी होगी। 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में थी। जाने दीजिए, मनसब को नगद व जागीर दोनों के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। अच्छा हाँ, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। होता यह था कि जो मनसब है, मनसब जैसे किसी को बोला गया तुमको 50 मनसब दिया गया, ठीक। अब इस 50 मनसब का वेतन हो सकता है 5000 रुपया हो उस वक्त, मान लेते हैं अभी उस वक्त भी रुपया ही चलता हो, या तो 50 एकड़ जमीन, 50 एकड़ जमीन, तो दोनों दे दिया जाता था। या तो 50 एकड़ जमीन दे दिया कि किसानों से खेती करवाओ, लगान वसूलो, और वो सारा तुम्हारा हो गया, ठीक है। या तो उसको सीधे शाही खजाने से पैसा दिया जाता था वेतन के रूप में, और अगर वेतन नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। तो जिसको पैसा दिया जाता था, अब देखिए दोनों ही मनसबदार थे, दोनों ही क्या थे, किसी को नगद दिया गया, किसी को जागीर दिया गया। जागीर मतलब जमीन दी गई, 1000 एकड़, 10,000 एकड़, किसी को 500 एकड़ जमीन दिया जाता था। अब किसी को शाही खजाने से पैसा दिया जाता था। तो चाहे पैसा दिया जाए या जमीन दिया जाए, है तो सब मनसबदार ही, लेकिन जिस मनसबदार को जमीन दिया जाता था वेतन के बदले, उसको जागीरदार कहते थे। जिन मनसबदारों को क्या होता था, जागीर दी जाती थी, उन्हें जागीरदार कहते थे। तो क्या जागीरदार भी एक प्रकार का मनसबदार था, लेकिन मनसबदार जागीरदार, और सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। क्यों? देखिए ये जो मनसब है, ये मनसब दिया जाता था 10 से लेकर के 10 से लेकर के 5000 के अनुपात में, ठीक है। ये समझ लीजिए ग्रुप ABCD ऑफिसर्स हैं। सबसे छोटा जो प्यून लेवल का ऑफिसर है वो ये है, और ये IS लेवल का, सचिव लेवल का अधिकारी है, ठीक। ये राजकीय सेवाएं देता था, जरूरत पड़ने पर सेना में भी मदद करता था। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वेतन, वेतन चाहिए ना। तो वेतन के रूप में या तो वेतन दिया जाता था, या तो जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, जैसा मनसब है उतना बड़ा जमीन, ठीक। जैसा मनसबदार है उतना एकड़ जमीन मान लीजिए दे दिया गया, उसी अनुसार से। तो या तो क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, इसी को क्या कहा गया है, जागीर दिया जाता था, जागीर, ठीक है। जो आप लोग सुने होंगे ना कि अक्सर बिहार साइड में चलता है, बाप का जागीर समझ के रखा है, कि मतलब पप्पा को जागीर में जो जमीन मिला था अब तो वो बेटा का ही होगा, तो जो तो वही जागीर है। अब समझिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों कहलाते थे मनसबदार, मनसबदार। क्यों? क्योंकि इनको मनसब मिला हुआ है। लेकिन वेतन के रूप में एक आदमी को जमीन मिलता था या जागीर मिलता था, इसको क्या कहते थे, जागीरदार, जागीरदार। तो सारे मनसबदार जागीरदार थे, लेकिन सारे जागीरदार मनसबदार नहीं थे। इसको समझने के लिए देखें तो ये क्या है, ये एक गोला है, ठीक। कौन सा गोला है, मनसबदार का,
और इसके भीतर ये एक छोटा सा गोला है, ये एक छोटा सा गोला है किस चीज के लिए, ये है जागीरदार। तो क्या जागीरदार एक मनसबदार है, लेकिन क्या सारे मनसबदार जागीरदार हैं? सेलोलिज्म पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसमें रीजनिंग में, सेलोलिज्म। तो ये सेलोलिज्म वाला सवाल हो गया कि सारे मनसबदार जागीरदार नहीं है, लेकिन सारे जागीरदार मनसबदार हैं, क्योंकि मनसबदार की इसी सीमा के भीतर आते हैं सारे जागीरदार। ठीक, आई होप कि मनसबदार और जागीरदार का झोल समझ में आ गया होगा। मनसबदार और जागीरदार से सवाल आता है, ठीक। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, ठीक है, हाँ, क्या था ये, दशमलव पद्धति पर आधारित चलता था। कहां से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था, एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, मध्य एशिया, मध्य एशिया को ही सेंट्रल एशिया कहते हैं। मध्य एशिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रल एशिया कहा जाता है। और आप लोग को पता है कि जो मुगल्स आए थे वो कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद से आए थे। तो जो मध्य एशिया की व्यवस्था थी वही व्यवस्था लेके जाएंगे ना वो, ठीक है। चलिए, हाँ, सेलोलिज्म समझ में आ गया ना ये चीज। 10 से लेके 5,000 तक मनसब दिया जाता था, ये बस याद रख लीजिएगा हल्का सा। दशमलव पद्धति पर आधारित था, ऐसा नहीं था कि किसी को 10 मनसब दिया गया, किसी को 12 मनसब दिया गया ना। 10, 20, 30 ऐसे चलता था, अनुपात में चलता था। हो गया, मनसब से आज से ये है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसके समय में हुई थी ये बस याद रखिएगा, अकबर के समय में। कब किया गया था? 1577 में किया था अकबर ने। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक। तो उसके एक साथ बाद, तो अभी ऐसे याद रख लीजिए, हल्दी घाटी जीतने के उपलक्ष्य में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई। किया नहीं गया था, याद मत कर लीजिएगा कि हल्दी घाटी जीतने के उपलक्ष्य में मनसबदार। जब ऐसा करेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेगा, अपना याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। ये नहीं है कि हल्दी घाटी युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में मनसबदारी, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध कब जीता था? 1576 में। तो उसके बाद जस्ट मनसबदारी व्यवस्था लागू किया 1577 में। अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में आपको कोई एक चीज अगर याद है तब भी हो जाएगा कि हल्दी घाटी का 76 में हुआ था, मनसबदारी उसके जस्ट बाद हुआ था। तो हाँ, 77, ठीक है, 1577 कर लीजिएगा। तो क्या है, फैक्ट को याद, देखिए 2 तरीके से याद होता है चीजें, एक तो कहानी के रूप में, और क्या कीजिए, या तो फैक्ट को 4-5 फैक्ट से लिंक कर दीजिए। क्या कीजिए, 4-5 फैक्ट से लिंक कर दीजिए। कैसे? तो जैसे मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? 1577 में। एक, किसने लागू की थी? अकबर ने। 2, तीसरा, 1 साल पहले युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में हुआ था। कौन लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध? सबको पता है कि अकबर और महाराणा प्रताप लड़े थे, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो अब सिंपल से याद आ गया, इसमें से कुछ भी याद है तो हो जाएगा। क्या सवाल आया? सवाल आया कि मनसबदारी व्यवस्था कब लागू की गई? तो हल्दी घाटी के जस्ट बाद हुआ था, पता नहीं कब लागू हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। एक ही चीज याद है आपको, तब भी हो जाएगा जस्ट बाद, यानी 77 में। कौन लागू किया था? तो आपको याद है हल्दी घाटी के जस्ट बाद हुआ था, हल्दी घाटी का जस्ट बाद हुआ था। हल्दी घाटी में कौन था मुगल बादशाह? कौन लड़ाई किया था? अकबर किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था भी कौन लागू करेगा? अकबर करेगा। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी के जस्ट बाद हुआ था, और ऐसा तो था नहीं अकबर हल्दी घाटी में मर गया था, ठीक है। तो कुछ भी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से लिंक कर दीजिए, ठीक है। सबको पता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। कर दीजिए कि जैसे ही मुगल सत्ता की स्थापना हुई, उसके 50 वर्ष के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली जब मनाया जा रहा था, तो अकबर बोला कि इस गोल्डन जुबली पर हम हल्दी घाटी का युद्ध लड़ेंगे। याद हो गया। अब 1526 सबको पता है कि इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब? 1526 में। इसका गोल्डन जुबली मनाया गया हल्दी घाटी के रूप में। कुछ भी कर दीजिए, मनाया तो गया नहीं था गोल्डन जुबली, लेकिन आपको याद करनी है ना चीजें, फैक्ट याद करना है। तो इस तरह से कीजिएगा ना, तो फैक्ट याद रह जाएगा। अभी देखिए, आप में से बहुतों को याद रहेगा हल्दी घाटी और इसके बीच का आप संबंध। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 76 नहीं याद है, लेकिन हमको ये याद है इस लाइन से कि पानीपत के प्रथम युद्ध का गोल्डन जुबली मनाया गया था। 50 साल पूरे होने पर जो है अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया गया था हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में, एक युद्ध का शताब्दी वर्ष। देखिए, तो कभी नहीं भूलिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ठीक है।
तो चीजों को ऐसे याद कीजिए, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ लिंक कीजिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाइए, ठीक है, तभी होगा। चलिए, मनसबदार को नगद और जागीर दोनों रूप में, अब देखिए नगद और जागीर दोनों रूप में दिया जाता था, अब उस सेलोलिज्म से याद हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो सारे मनसबदार क्या थे, जागीरदार नहीं थे, लेकिन सारे जागीरदार मनसबदार थे। क्यों? क्योंकि मनसब था पद, कि पद दिया गया है, अब पद के रूप में वेतन तो दिया जाएगा। हो सकता है किसी को वेतन दिया जाता था, किसी को क्या दिया जाता था, जागीर दिया जाता था। जिसको जागीर दिया गया वो मनसबदार के साथ साथ जागीरदार भी कहलाया, ठीक है। चलिए, हो गया। जब मनसबदार हो जागीर, ये तो हो ही गया जी, अब कितना बार करेंगे इसको, इंग्लिश में नोट्स है तो ऐसा करके याद हो जाएगा। अब मुगल स्थापत्य देखते हैं। स्थापत्य मतलब जो स्थापनाएं हुई है, किसने, जो मुगल काल में किया गया है बादशाहों के द्वारा, ठीक। तो सबसे पहले बाबर का काल था, तो बाबर के काल में एज सच ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन बाबर बाग बनवाने का बड़ा शौकीन था। बाग, खास करके चार बाग शैली में। चार बाग शैली जो था ना, वो ईडन गार्डन है दरअसल, जो कल्पना की गई है कि जो अल्लाह के जो बाग है ऊपर, वो ऐसा ही है। यहाँ पे फूल पत्ती लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या है, पानी बहता रहता है, ठीक है। तो इसको चार बाग, चार तो बाग हुआ ना, 1 2 3 4, जस्ट एक फ्रेगमेंटेड अलग अलग है। तो ये चार बाग लगाने का बड़ा शौकीन था, मतलब बाबर, जैसे चित्रकारी का शौकीन था जहांगीर, वैसे ही। तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, मीर बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तथा आगरा का राम बाग बाबर काल की देन है, ठीक है। वैसे ये जो बाबरी मस्जिद है ना, ये बाबर के नाम पर नहीं है। मैंने ना इधर जितना भी कई सारा वो राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में वीडियोस तो आते रहते थे, देखा तो ऑलमोस्ट सबका यही था कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाया। तो इस चीज पर कोई सोच ही नहीं रहा है कि हाँ, क्योंकि इतिहास तो पढ़ा नहीं है, यूट्यूब वीडियो बनाने हैं, व्यूज लेने हैं, कि बाबर ने बनाया, बाबरी मस्जिद नाम रखा है। वैसे ठीक वही बात हो गया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार का नाम रख दिया। अब जो इतिहास पढ़ा है उसको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। बाबर का एक गुलाम था बाबरी नाम का, ठीक है। बाबरी उसको बड़ा पसंद करता था, युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी याद में बाबरी मस्जिद बनवाया था, इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद है, ठीक, ना कि बाबर के नाम पर है। ठीक वैसे ही जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बनाया गया कुतुब मीनार, बनाया मतलब पूर्ण नहीं किया था, स्टार्ट किया था, पर गारंटी देते हैं कि ज्यादातर लोग जानते ही हैं जो इतिहास नहीं पढ़े हैं, पर ठीक है कोई नहीं। इसको कहते हैं, जानते हैं क्या, साधारणीकरण करना। चलिए, हुमायूं का पुत्र, सॉरी बाबर का पुत्र हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था। ईरानी शैली ये अधिक पसंद करता था, बाबर तुर्की शैली पसंद करता था, ठीक, क्योंकि तुर्क थे, ये भी तुर्क थे। कौन, हुमायूं भी, सब तो तुर्की था, परंतु क्या हुआ था कि इसको ईरानी शैली ज्यादा पसंद था। इसी वजह से ये लोग तुर्क होते हुए भी तुर्की भाषा को ना आगे बढ़ाकर, कब तक तुर्की नाम पर गया उस देश का, तुर्की भाषा ना को बढ़ा करके कौन सी भाषा को आगे ले गया, फारसी भाषा को, ठीक है। ऐसा होता है, देखा गया है कि दुनिया में जो बहुत क्या कहते हैं, डीप रूटेड सोसाइटी होती है ना कल्चरली, जिसका कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है, उस सोसाइटी को जीत पाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे क्या कि यूरोप का ईसाई धर्म से पहले का कोई खास कल्चर नहीं है, मतलब नॉर्मल सा जीवन यापन जो है चलता था। इसी वजह से पूरे यूरोप को ईसाई बनाना आसान था, आराम से बना दिया गया। भारत को 200 साल गुलाम रखा अंग्रेजों ने, क्या पूरे भारत को ईसाई बना दिया? बिल्कुल नहीं। जबकि वो लोग पुर्तगाली जब आए थे उसी समय से वो लोग तो जानते हैं, इन लोगों को भी अकबर और जहांगीर तक को भी क्या बोलते हैं, ये ईसाई बनाने का पूरा प्लान कर दिया था। बाद में जहांगीर का ना मूड खराब हो गया तो क्या किया पता है, जितने भी दरबार में थे पुर्तगाली सबको पीट पीट के इस्लाम कबूल करवा दिया। हालांकि वो लोग भाग के फिर ईसाई बन गया था। इतना डीप तो पढ़ना नहीं है, मतलब सोच के देखिए कि किस लेवल का वो लोग सबको क्रिश्चियन बनाने को लेके तुला हुआ था कि ये हिमाकत की जो किंग है उसी को ईसाई बना दो, है जो भी है। और 200 साल भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का। इनफैक्ट एक अंग्रेज जो है बोला था कि ऊपर वाले ने हमें, गॉड ने हमें भारत का साम्राज्य इसलिए सौंपा है ताकि हम पूरे भारत को जितना जल्दी हो सके क्या कर सकें, ईसाई बना सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नहीं बना पाए। लेकिन पूरा उत्तरी अमेरिका, चलिए उत्तरी अमेरिका में तो फिर भी यूरोप से ही लोग गए थे, लेकिन दक्षिणी अमेरिका तो उनका अपना था, वहां के लोग थे। लेकिन वो सब के सब 100% ऑलमोस्ट, 100 नहीं मतलब 90% से ऊपर हो ही गया,
सब क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि उनका कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, और भारत और ईरान ये दो क्लासिकल एग्जाम्पल है। भारत के बाद तो आगे बढ़ ही नहीं पाया इस्लाम, ऐसा कुछ ऐसा था। इंडोनेशिया में बढ़ा आगे चल के, एक ही एग्जाम्पल रहा कि इंडोनेशिया और मलेशिया का जो रीजन है वो जो है वहां पर इस्लाम बढ़ा। भारत के आगे एज सच उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जहां तक भारत में आया। क्यों? क्योंकि इस्लाम को पहला जो मिला कल्चरल रेजिस्टेंस मिला वो मिला ईरान में। वो कहाँ मिला? ईरान में। ठीक, ईरान का कल्चर बहुत स्ट्रांग था, बहुत जितना भारत का स्ट्रांग था। इनफैक्ट भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा में उस वक्त प्रतिस्पर्धा जैसी थी आज से 2500-3000 साल पहले कि कौन सा कल्चर ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि ईरान पूरा पूरा, पर ईरान के शासक थोड़े भ्रष्ट निकल गए थे। जिस वक्त की ईरान में इस्लाम आया उस वक्त ईरान के जो शासक थे, स्थानीय शासक, वो एक नंबर के भ्रष्ट थे, शानो शौकत में लगे थे। और जब ईरान में आया इस्लाम तो पहले आया युद्ध हुआ, युद्ध जीतने के बाद जनता के भीड़ में इस्लाम का जो शासक था वो कौन थे? खलीफा ही थे। राजनीतिक हेड भी खलीफा होते थे। वो उनका काफिला आया, जनता देख रही थी कि जो है जो हेड है पूरे इस्लाम के और राजनीतिक रूप से वो आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा क्या कि जो खलीफा का जो काफिला उतरा, खलीफा जब उतरे तो बिल्कुल साधारण कपड़े में, उनके जो कुछ मतलब कोई शानो शौकत नहीं, उनका अलग खाने का जो बंदोबस्त था, बस खुद से जो है उनका अनाज का बोरी उतरा, मतलब कि शासक बिल्कुल साधारण। तो इससे बहुत प्रभावित हुआ ईरान का लोग। इसी वजह से क्या हुआ, पूरा ईरान जो है बहुत तेजी से जो है इस्लामाइज होने लगा, मतलब इस्लामीकरण होने लगा पूरा ईरान का। क्यों? क्योंकि वो लोग कई वर्षों से, लगभग कई दशकों से त्रस्त था निरंकुश और विलासी राजा के चक्कर में। तो उसको लगा कि अरे वाह, इस्लाम में ऐसे शासक होते हैं, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ ईरान। लेकिन ईरान का जो अपना निजी कल्चर था, जो फारसी परंपरा थी, ये इतना स्ट्रांग था कि जब ईरान से आगे बढ़ा ना इस्लाम, तो सोच के देखिए, इस्लाम का उदय हुआ अरब में, तो उस भाषा कौन सी लेके वो चलेगा? अरबी भाषा लेके चलेगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा कुरान जो लिखा गया वो कब? अरबी भाषा में लिखा गया है। लेकिन जब इस्लाम अपना अरब कल्चर और अरब भाषा लेकर के आगे बढ़ा और ईरान से जब आया, तो ईरान का कल्चर इतना स्ट्रांग था कि ईरान को अपने कल्चर से तो प्रॉब्लम था नहीं ईरानियों को, तो उसको जो है अरबी कल्चर में परिवर्तित नहीं कर पाया और आगे जो बढ़ा इस्लाम, तो फिर क्या हुआ, ईरानी कल्चर को लेके आगे बढ़ा। इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान में जो इस्लाम आया, वो भाषा कौन सी लेके आया? अरबी भाषा लेके नहीं आया, वो ईरानी भाषा लेके आया, फारसी भाषा लेके आया। और यही कारण था कि जो मुगल थे वो तुर्क थे, इसलिए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो या तो ये लोग क्या करते, अगर अपनी भाषा देखते तो तुर्की भाषा को बनाते क्या राजभाषा, या तो अगर ये लोग अपने आप को मुसलमान मानते तो किसको? अरबी भाषा को बनाते। लेकिन इन सब के अलावा इन्होंने ईरानी भाषा, जिसको फारसी कहते हैं, क्योंकि ईरान का पहले नाम क्या था? फारस था, फारसी कहते हैं, उस भाषा को लेके चला। इसी पर एक बहुत बड़े इतिहासकार, में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक बात कही थी कि इस्लाम ने ईरान को जीता, ईरान ने इस्लाम को जीता। क्योंकि अब हम लोग इस्लाम को किस अति से जानते हैं, किस कौन सा कल्चर के रूप में जानते हैं? ईरानी कल्चर के रूप में जानते हैं। यही कारण है कि ईरान में आज भी जो है क्या है कि ईरान और सऊदी अरब में टक्कर क्यों होता है? क्योंकि कल्चरल दृष्टिकोण से ना सऊदी अरब सिर्फ लफड़ा यहाँ पे शिया और सुन्नी का नहीं है, वो तो सरफेस पे है जो सबको दिखता है, डीप में कुछ और रीजन है। क्योंकि अगर कल्चरल दृष्टिकोण से सऊदी अरब को कोई टक्कर देता है तो वो ईरान देता है। आप देखेंगे कि जो सऊदी नाम है बहुत ज्यादा रखते हैं भारत और पाकिस्तान में लोग, लेकिन ईरान में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि उनको उनका अपना निजी कल्चर है। खैर ठीक है, जाने दीजिए। तो हुमायूं ने क्या किया, ईरानी शैली से वो अधिक प्रभावित था। और यही चीज हुआ भारत के साथ भी। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां इस्लाम सैकड़ों सालों तक शासक के रूप में रहा। इस्लाम इसके बावजूद भी माइनॉरिटी के रूप में ही रहा। इसके पीछे यहाँ का कल्चर था, डीप रूटेड कल्चर था। इंडोनेशिया पूरा इस्लाम हो गया, लेकिन देखिए अभी भी वहां पे छिटपुट हिंदू कल्चर का दिखता ही दिखता है। हालांकि अब तेजी से वहां पे ये खत्म हो रहा है, अलग बात है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन बनाया। दीन पनाह क्या था? ये पुस्तकालय था, याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, पुस्तकालय। अब देखिए ये सब जो हम बताए आप लोग को एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन कभी कभी चीजों को अंडरस्टैंड करने के ख्याल से, क्योंकि ये आप किताब में कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नई चीजें भी जाननी चाहिए बात है। अकबर काल, अकबर के शासन काल में हुए निर्माण
गुड मॉर्निंग सोनाली, आज लेट हो गए। हाँ आप लेट हो गए, चलिए। अरे हम सोचे थे आज मॉडर्न इंडिया खत्म कर देंगे, यहाँ तो इसी पर आफत है। चलते जल्दी जल्दी अब पढ़ देते हैं, क्योंकि इसमें क्या ही समझा देंगे। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक भवन बनाया जो पुस्तकालय था, इसी दीन पना की सीढ़ी से लुढ़क करके मर गया। ठीक है, इसमें हम क्या समझाएं। अकबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक प्रयोग हुआ। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था 1570 में, आगरा का किला बनवाया 1556 में, और 65 में, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा जानते हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इलाहाबाद का किला बनवाया था कौन, अकबर। इसी इलाहाबाद के किला में कौसम्बी से मंगवा करके अशोक स्तंभ रखवाया था, अकबर से बोला था। पंचमहल बनवाया था। इन किलों में सैकड़ों इमारतों का भी निर्माण करवाया था। अकबर के टाइम में खूब निर्माण हुआ। फिर अगला निर्माण हुआ कब, शाहजहां के काल में। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित, वास्तव में अकबर की मां हुमायूं की जो पत्नी थी कौन, हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था ये। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने किया था। फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने किया था तैयार। ठीक है। आगरा का किला, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर की स्थापना क्यों किया था, राजपूताना को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अकबर ने 1565 में आगरे में एक किले का निर्माण किया। अगर आप लोग कभी ताजमहल गए होंगे तो देखे होंगे, ताजमहल के बगले में है आगरा का किला। बगल मतलब 15-20 मिनट पैदल दूरी पर है। ठीक है, तो बढ़िया है, मतलब दिल्ली के लाल किला से दोनों किला बढ़िया है। सबसे भव्य अगर किला देखना हो तो वो है, कहाँ बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी में है, और उसके बाद आगरा का लाल किला है। और दिल्ली का लाल किला तो छावनी था, बस बाउंड्री वॉल बना करके बीच में 2-4 बिल्डिंग बना दिया। आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में फतेहपुर सीकरी का किला है। इसे खूब सवाल आता है। ठीक है, बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, वही फतेहपुर सीकरी में ही है। और फतेहपुर सीकरी का डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार किया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है अगर ज्यादा डीप घुसता है तो। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम है, दीवाने खास है। वैसे दीवाने आम दीवाने खास हर मुगल अथी में है। जहाँ पे खास लोग बैठते थे शासक के साथ, वो दीवाने खास था। जहाँ पे आम लोग राजा से, बादशाह से इंटरेक्ट होते थे, वो दीवाने आम था। जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, हिरन मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंचमहल, बिरबल महल, जोधा महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी। देख लीजिएगा जी, इसमें हम क्या समझा दें। देखिए सब दिया हुआ है। ठीक है, जहांगीर के काल में बाग बगीचा और चित्रकारी का महत्व था, इसलिए जहांगीर के काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। कभी जो निर्माण कार्य थोड़ा आराम कर रहा है, अभी आएगा शाहजहां, फिर शुरू करेगा ताजमहल का निर्माण। ठीक है, तो मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट एक बाग में बनवाया था। जाने दीजिए। एतमाद दौला का मकबरा ये नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, इतना याद नहीं करना है, मल्लिकाए आजम, नूरजहां, ऐसे नहीं याद करना है। ठीक है, जो मिर्जा गयास बेग उर्फ एतमाद दौला की पुत्री थी। आगरा में यमुना किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पितरादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पितरादुरा तकनीक क्या है, आप लोग को इंटरनेट पे दिखा देते हैं, तभी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, संगमरमर के सफेद दीवारों पर रंगीन पत्थर की पच्ची कारी होती थी। मतलब क्या, रंगीन पत्थर का फूल पत्ती बनाया और उसको उसके ऊपर चिपका दिया, पर उसके ऊपर नहीं चिपकाया जाता था, पहले गड्ढा किया जाता था उसी आकार का, फिर उसके भीतर चिपकाया जाता था ताकि सरफेस प्लेन दिखे। ठीक है, तो पितरादुरा तकनीक दिखता कैसा था, अगर पितरादुरा कहाँ टाइप हुआ, पितरादुरा। ठीक है, तो यही देख लीजिए। बहुत छोटा है। ये सफेद संगमरमर पे ये रंगीन पत्थर को कटिंग किया गया है, फिर इसी में से कट किया गया है, इसी अथी में डिजाइन में क्या, सफेद संगमरमर को उसका उसके ऊपर गोंद से चिपका दिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जब इसको आप हाथ से टच करेंगे ना तो प्लेन दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से चिपकाया हुआ है, रुखरा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं पितरादुरा। पूरा पूरा ताजमहल में इसका भयंकर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पितरादुरा तकनीक का। तो ये हो गया, आगरा किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में ही सबसे पहले पितरादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, एतमाद दौला के मकबरे में। बाद में पूरा का पूरा ताजमहल जो है इसी तकनीक से सजाया गया। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष से पहुंच गया। जानते हैं, संगमरमर का खूब इस्तेमाल हुआ, मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा सभी अपने आदर्श स्थिति में दिखता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, शाहजहानाबाद। ये भारतीय परंपरा है किसकी, भारतीय परंपरा है खंभे और सहतीरों की, खंभे और सहतीरों की, खंभा बनाना है उसके ऊपर ये डालना है छत। और जो मुगल परंपरा थी वो क्या था, गुम्बदों का था कि यहाँ एक बना दो खंभा, यहाँ एक बना दो खंभा, और यहाँ से ऐसे गुम्बद बना दो, क्या होगा, वो सब टूटेगा नहीं ना। ये परंपरा रोमनों ने शुरू किया। ये विकास कहाँ हुआ, रोमन में, रोमन ने, और इसको फैलाया कौन आगे, तुर्क ने फैलाया इसको आगे। तो ओरिजिनली ये रोमन का था। चलिए, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, 2-4 बार पढ़ लेना हो जाएगा भाई। पितरादुरा तकनीक हम समझा चुके हैं। ताजमहल जानते ही है, ताजमहल का निर्माण अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था 1631 से 1653, लगभग 20 साल में। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। और इसके बेटे ने ही आगे चल के, जब शाहजहां का बेटा कौन, औरंगजेब, अपनी बीवी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाता है, तब खोला हम भी ताजमहल बनवाएंगे अपनी बीवी के लिए। तो फिर उस्ताद अहमद लाहौरी मर गया था, तो इसका बेटा को बुलाया कि तुमने पप्पा जी बनाए थे, तुम बनाओ। इसका डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा खां के निर्देश में। 22 साल काम चला। ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्मारक है। ये हुआ था कब, ये हुआ था 1983 में। लाल किला जानते ही है, लाल किला जो है, इसमें दीवाने खास, दीवाने आम, नौबत खाना, रंग महल, ये सब है। दिल्ली का लाल किला की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली के लाल किला में जहां तख्ते ताउस रखा हुआ था दीवाने खास, वही लिखा हुआ ये बात, जो आजकल कश्मीर के लिए बोला जाता है, आजकल पहले से, कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात कहाँ लिखी थी, दिल्ली के लाल किला के भीतर। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाया है। छोटा सा मस्जिद है, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, गुम्बद ही छोटा छोटा है, मतलब छोटा मस्जिद है, बहुत छोटा सा। तो चूंकि औरंगजेब बनवाया है तो भाई इम्पोर्टेंट हो गया। जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया, उतना इतना नहीं याद करना। ये वाला चीज तो हम बता ही दिए, दीवाने खास में था, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। बेगम दिलरास बानो बेगम या राबिया उद दौरानी, दिलरास बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में। इसको क्या कहा जाता है, दक्खनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दक्खन में बनवाया गया है। इसके वास्तुकार कौन थे, अताउल्ला थे। अताउल्ला कौन था, वही उस्ताद अहमद लाहौरी का बेटा था। ये वही लाहौरी है जो उन्होंने ताजमहल का डिजाइन बनवाया था, ठीक है। स्थापत्य के बाद चित्रकला। चित्रकला में आप लोगों को पता है कि स्वर्ण काल तो जहांगीर का था, लेकिन चित्रकला तो हर युग में चलती रही है, औरंगजेब को छोड़ करके। तो चित्रकारों का नाम आप लोग से पूछा जा सकता है। तो अब भाई हम क्या करें, आप लोग को याद तो करना पड़ेगा। हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ठीक है। देख लेना भाई, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ठीक है। और जहांगीर के अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे, उसमें से फारूक बेग, अकारिजा, अब्दुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम, इनायत प्रमुख थे। उतना याद करने की जरूरत है नहीं, 1-2 बार देख लेना, नहीं तो शहीद हो जाओगे भाई आप लोग सबको। बाबर, तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा, आप कुछ साहित्य देख लेते हैं, मुगल साहित्य। आप लोग को बताए थे बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा लिखा था। क्यों, तुर्की भाषा में, क्यों, क्योंकि तुर्क था। आगे चल के फारस का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के समय में रची गई थी हुमायूं नामा। कौन रचा था, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम उस वक्त की एक विदुषी महिला थी, तो इसने हुमायूं नामा अपने भाई का लिखा था, अकबर के आग्रह पर लिखा था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, बेचारा 12 साल की उम्र में शासक बन गया। और हम लोग को शासक बना दे सबसे पहले, मतलब मेरा एक दोस्त जो बताए थे आप लोगों को, शायद SDM जो बनाया है, उसको बोले कैसा फील हो रहा है, बोला क्या पता नहीं, लेकिन अब ये लग रहा है कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब ये हालत है। अब ये फीलिंग तो नौकरी वाला ही बता सकता है, तब वो बादशाह बन के क्या ही पढ़ेगा। तारीख रसीदी, मिर्जा हैदर दुगलत की रचना है। एशिया, मध्य एशिया की राजनीति का परिचय मिलता है शेरशाह और हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध का वर्णन इसी में है, तारीख रसीदी में। देख लीजिएगा, याद करना हो करिएगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया है, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहते हैं ये किताब नहीं दिए हैं, वो किताब नहीं दिए, तो सारा किताब दे दिया, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तारीख शाही, ये कौन है, तारीख सलातीन या घना भी इसको कहते हैं। बहलोल लोदी से लेके अकबर तक का वर्णन इसमें मिलता है, अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। नफाइस उल मासिर, अकबर काल पर रचित पहली पुस्तक, यह मीर अलाउद्दौला काजवीनी द्वारा लिखी है। छोड़ दीजिएगा। तारीख अकबरी, ये आरिफ कंधारी ने लिखा है। अकबरनामा, ये तो याद कर लीजिएगा, भूल से भी इसको मत छोड़िएगा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है,
देखिए लिख दिए इसके बारे में ताकि पढ़िएगा तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, पर जरूरी नहीं है। 7 वर्ष तक लिखना पड़ा था। 3 भाग है, जाने दीजिए। प्रथम भाग कहाँ है, तैमूर से हुमायूं की मृत्यु तक है। दूसरा भाग कहाँ है, तो दूसरा भाग अकबर के राज्याभिषेक से लेकर शासनकाल के 46 वर्ष तक का है। और तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। 3 भाग में से तीसरा भाग ही। फैजी ने भी एक अकबरनामा नाम का किताब लिखा था, पर मेन अकबरनामा जो है किसके नाम से जाना जाता है, अबुल फजल वाला ही अकबरनामा लोग ज्यादा याद रखते हैं। ठीक है, मेरे YouTube के क्लास का टाइम अभी चलेगा 10 से लेके 11 बजे तक। वहां पे चल रहा है अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधा घंटा, और फिर आधा घंटा MCQ प्रैक्टिस करते हैं। जहांगीरनामा या तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा है जो फारसी में, देखिए इसके जो दादाजी थे बाबर, उसने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, इसने फारसी में लिखा है। ठीक है, तो इसमें 16 वर्ष का इतिहास उसने स्वयं लिखा, किंतु इसमें मुतबिद खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा के लेखन का श्रेय दिया जाता है। पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के वर्णन है इसमें, ये याद कर लीजिएगा। लिखा कौन है छोड़ दीजिए, लेकिन किस समय का है पादशाहनामा, तो वो है शाहजहां के टाइम का। ठीक है, अगला शाहजहांनामा, यह पुस्तक उसके एक अधिकारी इनायत खां द्वारा लिखी गई थी। दूसरी शाहजहांनामा सादिक खान द्वारा लिखी गई थी। देख रहे कितना किताब है, बाप रे बाप। आलमगीर नामा, इसके लेखक मोहम्मद काजिम सिराजी थे। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्ष तक का विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन है, क्योंकि उसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन को गैर इस्लामी घोषित कर दिया। बोला नहीं, इतिहास लेखन नहीं होना चाहिए, गैर इस्लामी है। ठीक है, तो उसके बाद नहीं हुआ। मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार कहा जाता है। मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक खफी खां थे। औरंगजेब के, हाँ ये बड़ा मस्त था, मुंतखब उल लुबाब जो है था, इसके जो खफी खां थे, ये औरंगजेब से छिप के लिख रहा था इस किताब को। औरंगजेब को बताया नहीं था कि जो है क्या बोलते हैं, बादशाह सलामत हम आप पे किताब लिख रहे हैं। इसने ना जितना उसके बारे में था, जब छुप के लिख रहा था तो पूरी आलोचना भी की है। तो औरंगजेब के शासनकाल के में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उस पर भी उसने लिखा है, मुंतखब उल लुबाब खफी खां ने। बाकी मुगल लिटरेचर तो हो ही गया। देखिए अब खत्म हो गया कहानी, लेकिन औरंगजेब के बाद ऐसा तो है नहीं कि औरंगजेब मरा और मुगल शासन का अंत हो गया। लेकिन औरंगजेब के बाद भी शासक आए, लेकिन सब निकम्मे निकले, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन औरंगजेब का भी था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाला था, भाई का गर्दन उतारा था। तो औरंगजेब को यह शक था, क्या शक था, कि कहीं हमको भी जेल में ना डाल दे मेरे सुपुत्र लोग। तो औरंगजेब ने क्या किया था ना, कि जो राजकुमार थे जैसे उनको तैयार किया जाता था पहले, क्या कि कभी भी तुमको राज सत्ता संभालना पड़ सकता है, वही ट्रेनिंग होता था बाहुबली और भल्लाल देव का, वो ट्रेनिंग बंद करवा दिया था। तो स्वाभाविक है वो तो अपना तो सिक्योर कर लेगा, लेकिन साम्राज्य के लिए घातक होगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के क्या होगा, शासक वैसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और औरंगजेब ने जो आतंक मचाया हुआ था दक्खन से लेकर उत्तर तक, तो सारे ताक में थे कि जब ही मरे तभी मुगल सत्ता पर चोट किया जाएगा। तो वैसे अगर पूछा जाएगा तो मैंने लिस्ट दे दिया है कि औरंगजेब के जस्ट बाद कौन आया था, बहादुर शाह प्रथम आया था, जस्ट बाद। ठीक है, कुछ कुछ का नाम जैसे फर्रुख सियर है, देख लीजिएगा। और उसके बाद अहमद बहादुर है, आलमगीर द्वितीय, जहांगीर तृतीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है। इसी अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय, इनका नाम क्या था, राम मोहन राय था, जो पढ़ेंगे आगे मॉडर्न इंडिया में, उनको राजा की उपाधि दिया था। और कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। क्यों? मुकदमा लड़ने इनका, कि अंग्रेजों ने बोला था किसको, शाह आलम द्वितीय के बारे में, कि जो है इनको क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। कितना, 26 लाख। और पेंशन बंद कर दिया था, तो भाई जाओ मेरा पेंशन। देख रहे हैं मुगल बादशाह का क्या हालत हो गया है, कि पेंशन के लिए अर्जी देने भेजा है। ठीक है, फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये बहादुर शाह द्वितीय अंतिम था शासक। इसी के समय क्या हुआ था, इसके समय में हुआ था, बहादुर शाह द्वितीय के समय में 1857 की क्रांति। और उसके बाद तो मुगल क्या किया, इनको भेज दिया मंडले जेल अंग्रेजों ने, और इनके पूरे फैमिली ट्री को सामने खड़ा करके लाहौरी गेट के पास गोली से भून दिया था अंग्रेजों ने। एक एक सदस्य को निपटा दिया। और बहादुर शाह की कोई रुचि थी भी नहीं शासक बनने के बाद, शासन में क्या ही रुचि रहेगा। इनको बोल दिया था कहाँ रहने, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाके रहो, लाल किला खाली करो। बेचारे खाली कर दिए थे लाल किला कॉम्प्लेक्स को, तो क्या ही करेंगे ये। तो शासन में कोई रुचि इनकी थी नहीं, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, साहे बेखबर कहा जाता था, साहेब बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह जो था, इसका नाम था
ये ना जानते हैं शराब वराब में ऐसा डूबा रहता था और हरम में जाता था अपनी बेगमों के पास, तो 2-2 3-3 महीने नहीं आता था दरबार में लौट के, और एनी टाइम शराब में डूबा रहता था। और इसी वजह से इसकी हरकतों के कारण इस क्या कहा जाता था, इसको रंगीला कहा जाता था, और इसका नाम ही पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, और दिल्ली में उसने ऐसा कत्लेआम मचाया था, कहते हैं कि उसने सर का पहाड़ खड़ा किया था दिल्ली में एक, कि हम आए हैं तो कुछ मॉन्यूमेंट बना के जाएंगे, और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस भी उखाड़ के ले गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था, और सिर्फ कोहिनूर नहीं, बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो उसको लगा एक एक करके क्या उखाड़ेंगे, इस पूरे सिंहासन को उखाड़ के ले चलो। तो ये महान आदमी कौन थे? मोहम्मद शाह थे। ठीक, तो उसके बाद फाइनली खत्म हो गया ये। तो मैंने दे दिया है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2 याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कौन था जो औरंगजेब के जस्ट बाद? बहादुर शाह प्रथम था, और अंतिम कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। खैर ये तो जानते ही आप लोग। खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आज का क्लास यही खत्म करते हैं, क्योंकि 8 बजे क्लास है। सर टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया है सर। आप 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। हाँ पढ़ा देंगे। अब कल से मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन शुरू होगा कल से, ठीक है। कल से बहुत हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, कल से मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। बाय।